Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 8 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर एक दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सभा चुनाव यानी 2004 के। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि आखिर इनका क्या रोल है इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई थी, क्या लोकसभा के चुनाव थे और साथ में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से अपने हिंदी नोट्सों के साथ। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं अपने सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के टॉपिक के बारे में। तो इस अवधि के दौरान यानी जो हमारा अवधि चल रही है लोकतंत्र में नए नए बदलावों की, इस अवधि के दौरान अन्य दीर्घकालिक विकास धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में एक बहस शुरू हो गई थी। 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का गठन कर दिया 1980 के अंदर, और इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया। यानी कि जब इसका गठन हुआ तो इसने गांधीवादी समाजवादी विचारधारा को अपने रूप में अपना लिया। लेकिन 1980 और 1984 में जो दो चुनाव हुए इनमें इनको कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो जब इन्हें सफलता नहीं मिली तो इन्होंने 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवादी तत्व पर जोर देना शुरू कर दिया था। यानी कि अभी गांधीवादी विचारधारा से थोड़ा सा हटकर हिंदूवादी विचारधारा पे जोर दे रहे थे, जिससे इन्हें सफलता मिलना शुरू। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये हो गया कि 1986 में निम्नलिखित दो घटनाएं भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। यानी कि अभी हमने देखा कि पहले उनकी गांधीवादी समाजवादी विचारधारा थी, जब उन्हें दो चुनावों के अंदर सफलता नहीं हासिल हुई, बहुत कम वोट आए, तो उन्होंने हिंदूवादी राष्ट्रवादी भावनाओं को अपने अंदर उत्पन्न किया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें थोड़ी सफलता मिलनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1986 में निम्नलिखित दो घटनाएं भाजपा का केंद्र बिंदु बन गई थी। पहला तो था शाहबानोबाद और दूसरा ये था अयोध्या का विषय। तो शाहबानोबाद क्या था कि इसमें 62 वर्षीय तलाकशुदा महिला, मुस्लिम महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारे भत्ते के लिए बात किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें शाहबाजों के पक्ष में निर्णय लिया। ये एक मुद्दा बना कि बेसिक जो मुस्लिम महिला थी जो तलाकशुदा थी, 62 साल की थी, तो जिस पति ने उसको तलाक दिया था तो उससे पैसे की मांग या फिर किसी भी और भी चीज़ की मांग शुरू करी, जिसका फैसला कहाँ गया, जिसका केस वहाँ पे गया अपने कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में, और इस सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे शाहबाज के पक्ष में निर्णय लिया था। फिर आते हैं अयोध्या विषय पर। अब अयोध्या विषय जो है सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया था उस समय, राजनीति का, संस्कृति का और सभी चीजों का, ठीक है, सामाजिक तौर पर। दूसरी प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या विषय देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था, जिसमें विभिन्न हितधारकों के विभिन्न दृष्टिकोण थे, जिसके अंदर क्या था, अलग अलग लोगों के देखने का नजरिया था कि ये उस वजह से प्रमुख है या फिर ये उस वजह से प्रमुख है। अयोध्या का विषय मतलब ये था कि सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक रूप में बहुत गहराई तक बैठा हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यह विषय श्री राम की जन्मभूमि जो कि पवित्रम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता था। हिंदूवादी भावना ये थी कि बेसिक जो हमारे पवित्र स्थल है उन स्थलों में से एक जो है वो अयोध्या है, श्री राम की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर उनके स्वामित्व में बात की जानी चाहिए। तो अयोध्या विषय सबसे बढ़कर निकला। इसके अंदर हमारे जो बीजेपी थी इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब बढ़ चढ़ भाग लिया, और फिर ये पब्लिक के मनों में समा गई कि अरे ये तो हमारे बारे में बोल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे बीजेपी का। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लोकसभा चुनाव 2004। तो 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने खुद एक बड़ी गठबंधन सरकार बनाई, जिसे संयुक्त प्रगतिशील के रूप से भी माना जाता है या जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर खुद कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसको हम संयुक्त प्रगतिशील के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। 1991 के बाद से कांग्रेस के लिए पहली बार था कि वे लोकसभा में अपनी सीटें संख्या बढ़ा सकी, और 1990 के दशक को जो क्षेत्रीय राजनीति दल के उभार के रूप में भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, ये 4 व्यापक समूह में विभाजित हो गए थे। पहला कांग्रेस और उसके सहयोगी, भाजपा और उसके सहयोगी, वाम मोर्चा और अन्य दल। यानी कि देखो, एक बार दोबारा रिव्यू कर देते हैं लोकसभा के चुनाव 2004 के टॉपिक को, कि 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने खुद ही एक बहुत बड़ी गठबंधन सरकार बनाई थी, और इस गठबंधन सरकार को हम संयुक्त प्रगतिशील के रूप में भी जानते हैं। 1991 के बाद, कांग्रेस के बाद
कांग्रेस के पास ये पहली बार था कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी सीटें बढ़ा सकी। और क्या था, 1990 के दशक को क्षेत्रीय राजनीति दल के उभार के रूप में भी देखा जाता है। ये तो हम जान चुके हैं। कैसे देखा जाता है, ये 4 व्यापक समूह में विभाजित है। पहला कांग्रेस और उसके सहयोगी, भाजपा और उसके सहयोगी, वाम मोर्चा और अन्य दल, ये बहुत उभर के सामने आ रहे थे, यानी कि काफी ट्रेंडिंग में चल रहे थे ये सारे। इसका परिणाम क्या हुआ ये और देखते हैं कि 17वीं लोकसभा का आम चुनाव 2019 में हुआ था कि भाजपा 303 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी के रूप में उभरी और यहीं पर कांग्रेस को लोकसभा में केवल 52 ही सीटें मिली। यह आपको याद रखना है कि जो 17वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ है 2019 में जो हुआ था, उसमें भाजपा 303 सीटों से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा के अंदर और वहीं पर हमारी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, सिर्फ 52 सीटें मिली। नई सहमति का उदय का छोटा टॉपिक मिल जाता है कैसे कि 1989 के बाद का काल कांग्रेस के पतन और बीजेपी के उदय के रूप में भी देखा जाता है। 1989 के बाद का काल, ठीक। 90 के दशक का मुकाबला बीजेपी नीति गठबंधन और कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच में चला, क्योंकि पहले कांग्रेस सबसे आगे थी तो वो जाहिर सी बात उनसे आगे निकलना चाहती थी, तो इसीलिए जो मुकाबला चला था वो इन दोनों ही गठबंधनों के बीच में चला था। इसी के साथ हमारी आज क्लास का भी एंड होता है। सो आई होप आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। एक छोटा सा पॉइंट बचा है इसका, बढ़ती सहमति का उदय, वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक को कवर करने के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे ताकि हमारे ओवरऑल चैप्टर का थोड़ा रिव्यू हो जाए, ताकि जो चीज हम भूल भी गए हों तो वो याद आ जाए जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।